नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी व्यूवर्स का हमारे इस नए वीडियो में। आज जो है हम मई मंथ का विजन आईएएस का इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है आईआर फंड उसको हम कवर करेंगे। 2025 का जो करंट अफेयर है ये 2026 के लिए अभी से आपको तैयार करना पड़ेगा। तो बिना किसी देरी के सीधे आईआर के न्यूज एंड शॉर्ट्स को कवर करते हैं। एक बार जब हम न्यूज एंड शॉर्ट्स को कवर कर लेंगे तो फिर एक साथ हम न्यूज एंड लॉन्ग को भी कवर करेंगे। पूरे वीडियो लेक्चर्स को हम एक वीक में कंप्लीट कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी। बैकग्राउंड इसका ये है कि अल्जीरिया को इसका नौवां सदस्य बनाया गया है। तो एनडीबी के बारे में देख लेते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ये दरअसल है ना ब्रिक्स का एक बैंक है। ब्रिक्स जो संगठन है उसका ही एक बैंक है जो निवेश संबंधी परियोजनाओं या ऋण के लिए लोन वगैरह भी देता है देशों को। मुख्यालय इसका है शंघाई चीन में। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है शंघाई चाइना में। इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? ब्रिक्स देशों द्वारा, जिसमें कौन कौन है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका द्वारा स्थापित एनडीबी की स्थापना के लिए समझौते पर 15 जुलाई 2014 को फोर्टालेजा में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। बैंक ने 21 जुलाई 2015 को परिचालन शुरू किया था। उद्देश्य इसका क्या है? एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसका उद्देश्य उभरते बाजारों और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना है। सदस्य इसमें कौन कौन हो गए हैं? ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, और जो ये नए सदस्य जुड़े हुए हैं हाल ही में, ये कौन कौन है? बांग्लादेश, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, अल्जीरिया। ठीक है। एनडीबी का अनुच्छेद 2 के अनुसार इसकी सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के लिए खुली है, जिसमें ऋण लेने वाले व ऋण न लेने वाले दोनों सदस्य शामिल हैं। उरुग्वे को इसके संभावित सदस्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसे एनडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा मंजूरी दी गई है, लेकिन अपनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जमा करने के बाद इसे आधिकारिक तौर पर सदस्य का दर्जा दिया जाएगा। पूंजी और शेयरधारिता कितनी है? इसकी स्थापना जो है $100 बिलियन की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी से की गई थी। इसके सभी 5 संस्थापक सदस्यों की इसमें कुल $50 बिलियन की समान हिस्सेदारी है। मतदान शक्ति, संस्थापक सदस्यों की संयुक्त मतदान शक्ति कम से कम 55% होगी। मतलब जो संस्थापक सदस्य हैं उनको ज्यादा वोटिंग राइट्स हैं, वोटिंग पावर ज्यादा है, और जो नए सदस्य हैं उनके लिए कम है इनकी तुलना में। अन्य प्रमुख संस्थान भी हैं, जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय फिलीपींस मनीला में है। 1966 में इसकी स्थापना हुई। भारत भी इसका सदस्य है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास क्षेत्र एकीकरण आदि के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, एआईआईबी। मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में है। 2016 में स्थापित हुआ है। मुख्य रूप से एशिया में वैश्विक पहुंच के साथ संधारणीय अवसंरचना और विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करना। 110 अनुमोदित सदस्य हैं, जिसमें 100 पूर्ण है, 10 संभावित है। भारत एक पूर्ण सदस्य है। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक है। इसका जो मुख्यालय है अबिजान कोट डिवोर में है। 1964 में स्थापित हुआ। अफ्रीका विशेष में गरीबी उन्मूलन और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत इसका सदस्य है। 54 अफ्रीकी देश हैं और 27 गैर अफ्रीकी देश हैं। क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों का महत्व देखना है। महत्व इनका क्या क्या होगा? सतत और समावेशी विकास के लिए 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत में एनडीबी द्वारा समर्थित $4.87 बिलियन मूल्य की लगभग 20 परियोजनाएं चल रही हैं। इनमें परिवहन, जल संरक्षण आदि शामिल हैं। अवसंरचना और निवेश संबंधी अंतराल को भरना और क्षेत्रीय एकीकरण और स्थिरता को बढ़ावा देना। दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, आईएईए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। ठीक है। रक्षा मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय जो परमाणु ऊर्जा एजेंसी है आईएईए से पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार की निगरानी करने का आग्रह किया है। ये दरअसल जो ये कुछ भी हलचल है ना, ये ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान की घटना है, इससे संबंधित है। पाकिस्तान के जो परमाणु शस्त्रागार हैं उनकी निगरानी करने के लिए भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आग्रह किया था। आईएईए के बारे में देखते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑस्ट्रिया, वियना में है। ऑस्ट्रिया कहाँ पे? यूरोप में है। उत्पत्ति संयुक्त राष्ट्र की
अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है जो 1957 से अस्तित्व में आया था। आदर्श वाक्य क्या है? शांति और विकास के लिए परमाणु। भारत इसका सदस्य 180 के मेंबर है। उत्तर कोरिया ने 1974 में शामिल हुआ और 94 में सदस्यता त्याग दी। जनरल कॉन्फ्रेंस, सभी सदस्य देश प्रति वर्ष वियना में मिलते हैं। सम्मान, शांतिपूर्ण परमाणु उपयोग और वैश्विक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2005 में इसको नोबेल का शांति पुरस्कार भी दिया गया था। आईएईए और एनपीटी, आईएईए परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी का सदस्य नहीं है, लेकिन यह संधि के अनुपालन की पुष्टि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एनपीटी के तहत प्रत्येक परमाणु हथियार विहीन देश को आईएईए के साथ एक व्यापक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है, ताकि आईएईए उनके दायित्व की पूर्ति को सत्यापित कर सके। एनपीटी के बारे में देखते हैं। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, ठीक है। परमाणु अप्रसार संधि एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका जो उद्देश्य है परमाणु हथियारों एवं परमाणु हथियारों से संबंधित जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी के प्रसार को रोकना है, ठीक है। यह 1970 में लागू हुई थी और 1995 में इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। इसके बाद जो क्या है, 1991 में इस संधि में शामिल हो चुके हैं। 1991 देश इस संधि में शामिल हो चुके हैं, जिसमें सभी 5 मान्यता प्राप्त परमाणु हथियार संपन्न देश चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है। भारत, इजराइल और पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं हुए हैं, जबकि उत्तर कोरिया जो है 2003 में से बाहर हो गया था। परमाणु प्रसार को रोकने के लिए मौजूद अन्य प्रमुख संधियां हैं। आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963। यह संधि जो है वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष और जल के भीतर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाती है। भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं और इसकी पुष्टि भी की है। लेकिन एक और टेस्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 1996। सीटीबीटी जो है सभी तरह के परमाणु हथियारों के परीक्षण विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाती है, चाहे वे सैन्य उद्देश्यों के लिए हों या शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए। भारत ने इस पर साइन नहीं किए हैं। अगला कौन सा है? परमाणु हथियार निषेध संधि टीपीएनडब्ल्यू 2017। किसी भी प्रकार की परमाणु हथियार गतिविधि में भाग लेने पर प्रतिबंधों का एक व्यापक सेट शामिल है। भारत ने इस पर भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं। आईएईए की भूमिका को हम जरा देख लेते हैं एक बार, ठीक है। वैश्विक केंद्र बिंदु परमाणु सहयोग के लिए वैश्विक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। शांतिपूर्ण उपयोग सदस्य देशों को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने में सहायता करता है। तीसरा क्या है? सुरक्षा मानक परमाणु सुरक्षा मानकों का विकास करता है तथा सुरक्षा के उच्च स्तरों को बढ़ावा देता है। अगला है सत्यापन और अनुपालन। यह सत्यापित करता है कि राष्ट्र केवल शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए परमाणु सुविधाओं का उपयोग करने की प्रतिबद्धताओं का अनुपालन कर रहे हैं। और अगला टॉपिक जो है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको फिर भी हम कर लेते हैं कवर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध समिति है, ठीक है। इसको जरा हम एक बार देख लेते हैं। भारतीय अधिकारियों ने यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध समिति की निगरानी टीम को द रेजिडेंट्स फ्रंट टीआरएफ की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है। ये जो है इसका पहलगाम हमले से लेना देना है, इस की वजह से ये न्यूज में है। 1267 प्रतिबंध समिति, इसे आईसिस और अलकायदा प्रतिबंध समिति भी कहा जाता है। स्थापना 1999 में आईसिस, अलकायदा और संबंधित समूह से जुड़े आतंकवाद से निपटने के लिए की गई थी। यूएनएससी के सभी स्थायी एवं अस्थायी सदस्य इसमें शामिल हैं। यह समिति आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध, आतंकियों की यात्रा पर रोक और उनकी संपत्ति जब्त करने जैसे फैसले लेती है। ये सभी फैसले यूएनएससी के प्रस्ताव 1267, 1999, 1989, 2011 और 2253, 2015 के तहत लागू किए जाते हैं। देखिए आपको एक चीज क्लियर कर देते हैं, ये 1267 है, ये प्रस्ताव का नाम है और 1999 में ये स्थापित हुआ था। इसी प्रकार से 1989 ये प्रस्ताव का नाम है, जैसे है यूएनएससी की 1267 प्रतिबंध समिति
इसी तरीके से जो 2253 है, ये भी इस समिति का नाम है और 2015 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, बस इसको न्यूज़ के तौर पर याद रखिए, इतना इम्पोर्टेंट यूपीएससी के लिहाज से नहीं है। मेंस में जरूर ये काम आ सकता है आपके लिए। फिर क्या है, एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, एपीओ, एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, देवनागरी हिंदी इंग्लिश सब में एक समान लिखा है। भारत ने 2025-26 के लिए औपचारिक रूप से एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन एपीओ की अध्यक्षता ग्रहण की है। एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं, कैसा है, अंतर सरकारी संगठन। जब हम किसी भी संगठन को अंतर सरकारी संगठन कहते हैं, तो इसका मतलब है कि इसकी स्थापना एक देश की सरकार एवं दूसरे देश की सरकार के बीच हुआ है। ठीक है, मतलब जो इसमें पक्षकार होगा वह सरकार होगी, ना कि कोई एक व्यक्ति, ना कि ये कोई संगठन। जैसे कोई गैर सरकारी संगठन है, इसमें सरकार की भूमिका नहीं होती है। लेकिन जब हम किसी अंतर सरकारी संगठन की बात करते हैं, तो वैसा संगठन जिसमें जो पक्षकार है वह एक देश की सरकार, दूसरे देश की सरकार, तीसरे देश की सरकार, ऐसे होते हैं, उसको अंतर सरकारी संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 1961 में 8 संस्थापक सदस्य देशों ने की थी। भारत भी इन संस्थापक सदस्यों में शामिल है। ठीक है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग के माध्यम से उत्पादकता को बढ़ावा देना है। इसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र की 21 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। मुख्य भूमिका देखें तो सदस्य देशों की नई आवश्यकताओं पर अनुसंधान करना और उन पर कार्य के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना, सदस्य देशों के बीच द्विपक्षीय बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना, प्रत्येक देश की आर्थिक विकास नीतियों में प्रदर्शन का सर्वेक्षण करना। तो जो है, हमने अपने आईआर के न्यूज इन शॉर्ट्स को कवर कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जो हमें इकोनॉमी सेक्शन को शुरू करेंगे, अर्थव्यवस्था को। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर कोई सुझाव है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।